हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए पढ़ते हैं। नियोजन प्लानिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन एक ऐसी सोचने की प्रक्रिया है जिससे हम एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखिए, नियोजन का तात्पर्य सोच विचार की प्रक्रिया, वो वैसा प्रोसेस जिसमें हम सोच विचार करके हमारा जो कार्यक्रम होता है या फिर हमारा जो उद्देश्य है जिसको हमें प्राप्त करना रहता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उस भविष्य के लिए, तो इसे ही चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए पहले से ही तैयार करोगे। ऐसे ही तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। आप क्या करोगे उसके लिए कि पहले से सोच के रखोगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, तो उसके बाद आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किस समय पढ़ना है क्या नहीं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, प्लानिंग कहलाते हैं, नियोजन कहलाते हैं। तो देखिए, भारत में नियोजन का कार्य जो है वो योजना आयोग को सौंपा गया है और ये जो है वैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष जो है वो भारत का मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और आजकल जो है इस संस्था को क्या है, भंग कर दिया गया है। ये जो नियोजन है वो अभी नहीं किए जाते हैं तथा अभी जो है इसके स्थान पर ये जो योजना आयोग है उसको बदलकर नीति आयोग संस्था का निर्माण किया गया है। नियोजन के उपागम, अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के जो है दो प्रकार के उपागम है। पहला है खंड नियोजन, दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। खंड नियोजन, जिसे खंडीय नियोजन भी कहा जाता है, ये जो है ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना है, इसे ही खंड नियोजन कहते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर हैं उनको सेक्टरों में बांट के मतलब अलग अलग, जैसे कृषि का अलग से, सिंचाई का अलग से, इनको क्या किया जाता है कि सेक्टरों में बांटकर उनका नियोजन किया जाता है, तो इसे ही खंड नियोजन कहा जाता है। दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। इसमें देखिए, देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास जो है वो समान रूप से नहीं हो पाता है, इसलिए क्या है, ये विकास का जो लाभ है सभी को समान रूप से मिले, इसलिए क्या है, ये योजनाकार जो होते हैं वो क्या किए, प्रदेशों के आवश्यकता के अनुसार ही इन्होंने नियोजन स्टार्ट किया, तो इसे ही प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। देखिए, सभी को पता है देश में जो सभी क्षेत्र हैं सभी क्या है, आर्थिक विकास में एक समान नहीं है, कोई अधिक पिछड़ा हुआ है तो कोई आगे मतलब विकसित मतलब विकास की ओर है। तो इसके कारण क्या है, ये जो नियोजन किया जाता है इसमें पूरे प्रदेश को देखते हुए एक साथ इसमें नियोजन किया जाता है, इसे ही प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। भारत में नियोजन परिप्रेक्ष्य का अवलोकन। इसमें देखिए, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। इसमें जो है परिप्रेक्ष्य का मतलब है प्रॉब्लम को जानने और निर्णय लेने का सही दृष्टिकोण, इसे ही पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य कहते हैं। देखिए, देश में जो नियोजन है वो मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। हमारे देश में, भारत में ये जो प्लानिंग की जाती है वो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब जो 5 इयर्स प्लान होता है उसमें क्या करते हैं, एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और उसके लिए समय सीमा जो है, टाइमिंग रहता है 5 इयर्स। ये 5 साल के अंदर क्या करना चाहते हैं, अपना जो कोई वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो विकास करना चाहते हैं उनका जो लक्ष्य रहता है उनको प्राप्त करने के लिए वो 5 साल की अवधि रखे रहते हैं, इसे ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो देखिए, भारत में जो है पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में आरंभ हुआ था, जो कि 1951 से 56 तक चली, जो कि 5 वर्ष। वैसे ही फिर द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी हुई जिनकी समय अवधि थी, जैसे द्वितीय की थी 1956 से 61 और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक रही। और वैसे ही देखिए, 1960 के बाद जो है, उसके दशक के बाद मध्य में लगातार 2 सूखों में जो ड्रोट, सूखा पड़ जाना, और 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, इनके कारण जो है 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश लेना पड़ा था। योजना अवकाश का मतलब है ये जो 5 इयर्स पंचवर्षीय जो था, 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी उन्हें एक एक साल करके, एक एक साल की अवधि के लिए रखा गया था, तो इसे ही योजना अवकाश कहा गया। और इस अवधि में जो है वार्षिक योजनाएं जो है वो लागू रही, मतलब वार्षिक मतलब एक साल में ही, वैसे मतलब उनका जो टाइम पीरियड था वो 1 साल का था, जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा गया। जो 1 वर्षीय योजनाएं जो चली उन्हें रोलिंग प्लान भी कहा गया। और जो
पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 70 में आरंभ हुई और इस साल शुरू होके वो 1974 मतलब 1969 से 1974 तक चली। देखिए उसके बाद जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई जो कि 1974 में स्टार्ट हुई। बट इसमें क्या है, जो तत्कालीन जो सरकार थी उस समय वो क्या की उसको 1 वर्ष के पहले ही, मतलब वो 5 वर्ष नहीं हुआ था उससे पहले ही उसको क्या की उसको समाप्त कर दिया गया था। तो वो 1974 से 1978 तक ही चला, 4 वर्ष। उसके बाद जो है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 में लागू हुई। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि थी 1985 से 1990 के बीच। फिर एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता और उदारीकरण की नीति की शुरुआत के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो देरी से आरंभ हुई। ये जो छठा और 7वां था वो पूरा सही समय से चला, पर उसके बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुई, वो देरी से आरंभ हुई। उसकी जो योजना है वो लेट हो गई और इस योजना ने 1992 से 1997 के बीच की अवधि तक तय की। फिर देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 तक लागू रही। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से 2007 के बीच रही। और फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से लेके 2012 के बीच रही। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाती है जो कि 2012 से लेके 2017 तक थी। और भारत में जो अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को वर्ष 2017 से ही क्या है बंद कर दिया, इनको योजनाओं को बनाना बंद कर दिया, जिस कारण जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 12th 5 ईयर प्लानिंग जो है वो क्या है अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। अभी तो हमने पढ़ा नियोजन के बारे में, प्लानिंग के बारे। अब हम लोग पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसे विकास से जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखे, मतलब रह सके। इसमें क्या है, देखिए ये एक ऐसा विकास है जो क्या है भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकता को पूर्ति को उनको मतलब प्रभावित ना किए हुए हम लोग क्या करें, आवश्यकता है उसको हम लोग पूर्ति करें। संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि वो ख़त्म ना हो, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका प्रयोग कर सके। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर भौम जल का जो उपयोग है, भौम मतलब जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, इस बात का ध्यान रखना कि जल स्तर अधिक नीचे जाने लगता है। तो अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या है जल की संकट हो जाएंगे, मतलब जल की समस्या हो जाएगी। तो इस कारण देखिए हम क्या करेंगे, जल को इस तरह से प्रयोग करेंगे, जल को हम बेकार यूज़ नहीं करेंगे और आते लिए जल रहे वो रीस कर क्या वो अंदर चले जाए, ताकि उसका लेवल जो है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस रहे, ना कि अधिक नीचे चले जाए। तो इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन टार्गेट नहीं है, कोई आर्थिक रूप से अधिक क्या है विकास किया है तो कोई अधिक पिछड़ा हुआ है। तो उन क्षेत्रों को उनको सेलेक्ट करके उनको क्या किया गया है, उनके लिए नियोजन बनाया गया है, उनके लिए योजना बनाई गई है कि उनको भी सही मतलब अवसर मिले, उनका भी विकास हो सके, जो सारे जो क्षेत्र है वो एक समान हो पाए। तो इसके लिए जो है क्षेत्र जो उनको नियोजन किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो किसी क्षेत्र के जो संसाधन होते हैं उन पर आधारित होते हैं। तो जहाँ पे अधिक संसाधन होते हैं देखिएगा उस क्षेत्र में जो विकास की जो दर है वो भी अधिक होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो संसाधन होते हैं वो भरपूर रहते हैं, मतलब वो भारी मात्रा में रहेंगे, बट फिर भी वो जो क्षेत्र होता है वो एरिया होता है वो पिछड़ा रह जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए सिर्फ संसाधनों का ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है और निवेश की आवश्यकता भी होती है। और देखिए लगभग 1.5 दशक से जो है नियोजन अनुभव से वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि जो आर्थिक विकास जो है उसमें क्षेत्रीय असंतुलन के कारण जो एरिया है वहाँ पे क्या है अनबैलेंस के कारण क्या हो रहा है, ये और प्रबलित हो रही है। और जो क्षेत्र एवं सामाजिक विषमता है वो भी क्या है प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र, इसलिए जो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन टारगेट एरिया प्लानिंग को इन्होंने किया है तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, वैसे क्षेत्रों को उनको टारगेट किया है और उनको उन क्षेत्रों के लिए उन्होंने नियोजन प्रस्तुत किया है।
और इस नियोजन कार्यक्रम में जो है कमांड नियंत्रण क्षेत्र जो है विकास कार्यक्रम उसको रखा गया है। फिर सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास जो है, ये कुछ ऐसे लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था, फिर सीमांत किसान विकास संस्था आदि जो है, ये क्या है 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्य जो है उनमें और जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट योजना जो है इनको तैयार किया गया था, जो क्षेत्रों के लिए था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहला जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, माउंटेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे विकास की दर क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्रों में जो है अधिक मतलब जनजातीय पाए जाते हैं और वहाँ पे देखा जाता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी क्या है, पिछड़ा पाया जाता है। तो जो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके द्वारा मतलब उस समय ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था तथा आरंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिला, जो उत्तर प्रदेश में जो सभी जो माउंटेन एरिया सब है, वैसे जिला डिस्ट्रिक्ट सब जो पड़ेंगे जो कि उत्तराखंड में अभी फिलहाल, तो वो क्या है मिकिर पहाड़ी और असम के भी उत्तरी कछार की जो पहाड़ियाँ है, या फिर पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है और फिर तमिलनाडु के नीलगिरी, ये सभी क्या है, ये मिलाकर सभी 15 जिले शामिल है इसमें, जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर आते हैं। जो कि 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो उन्होंने क्या किया था 1981 में जो है पिछड़े क्षेत्रों के जो राष्ट्रीय समिति है उन्होंने क्या की, सभी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो कि पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के शामिल करने की इन्होंने सिफारिश की थी और जिनकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। मतलब जो जनजातियों के लिए जो योजना बनाई गई थी वो वहाँ पे लागू नहीं है, वैसे क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, मतलब उन क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने सिफारिश की। और जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए थे। उन्होंने जो योजना बनाए थे, कार्यक्रम बनाए थे, उनमें उन्होंने क्या किया, जो पिछड़े क्षेत्र है, जो पर्वतीय पिछड़े क्षेत्र सब है, उनमें क्या की है, कुछ वैसे बातों को उन्होंने जो कि जो क्षेत्र वो विकास कर पाए उनके लिए उन्होंने सुझाव दिया था अपना। सुझावों में उन्होंने दिया था, जैसे पहला है सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। इसमें दिया है कि सभी को समान लाभ मिले, ये नहीं कि जो सबसे प्रभावशाली जो पावरफुल इंसान लोग जो है वहाँ पे उस एरिया में सिर्फ उनको ही नहीं मिले बल्कि सभी लोगों को समान लाभ मिले। फिर दूसरा था स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास, वहाँ पे जो उन क्षेत्रों में जो स्थानीय संसाधन है या फिर जो प्रतिभा है उनका और भी विकास हो सके। फिर तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, वहाँ पे जो जीविका निर्वाह मतलब वो जो वहाँ पे वो लोग जीवन जीने के लिए अपना जो जीविका कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए वो लोग जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या करना, निवेश उन्मुखी बनाना। और फिर देखिए फोर्थ में है अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, वहाँ के जो प्रादेशिक व्यापार है जो कि पिछड़े क्षेत्रों में उनका जो है उनका शोषण ना हो, वैसा भी सुझाव उन्होंने दिया था। फिर है पांचवा, जैसे पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचा, मतलब वहाँ पे जो पिछड़े क्षेत्र वहाँ की जो बाजार मार्केट की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करना और वहाँ के जो श्रमिक है उनको भी लाभ पहुंचाना। फिर उसके बाद देखिए 6 में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाए रखना है, पारिस्थितिकी को संतुलित करके रखना है। फिर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उस एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ उसका जो विकास डेवलपमेंट करना था, उसकी जो विस्तृत योजनाएं जो बनाई गई थी, तो वहाँ की जो स्थलाकृति है, किस तरह की स्थलाकृति है, वहाँ की पारिस्थितिकी किस तरह की है, या फिर वहाँ की जो सामाजिक या फिर आर्थिक दशाएं किस प्रकार की है, उनको ध्यान में रखकर ही ये योजना बनाई गई थी। और ये कार्यक्रम जो है पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण
उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। वहाँ पे जो है रोपण कृषि, फिर बागवानी का विकास, ये सब जो है पशुपालन, ये सब के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो संसाधन है उनका स्थानीय संसाधनों का उपयोग में लाने के लिए उस उद्देश्य से ये बनाया गया था। फिर देखिए दूसरा है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ड्रॉट पोटेंशियल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वे वैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ये जो विकास कार्यक्रम है वैसे क्षेत्रों के लिए जो सूखा संभावी है, जहाँ पे ड्रॉट सूखा जो पड़ता है वैसे क्षेत्रों पर। और ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। इसका शुरुआत जो है, इस प्रोग्राम को शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या है, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है, तो लोगों को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाना इनका लक्ष्य था इस ये योजना का। और सूखे के जो प्रभाव है उसको कम करना, तो इन ऊपर से वहाँ के जो उत्पादन है उनके संसाधनों को विकसित करना था। और ये पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और क्या किया, विस्तृत किया गया। मतलब इसी प्लानिंग को जो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरुआत की गई थी, बट ये चलता गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी इसका जो कार्य क्षेत्र था उसको और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया था जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो। मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे ही रोजगार की समस्या है, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे किए निर्माण कार्यों पर बल दिया जिसमें जो है अधिक लेबर की आवश्यकता हो, श्रमिकों की। परंतु बाद में इन्होंने क्या किया, इसमें सिंचाई परियोजनाओं, फिर भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, फिर चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे कि विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर भी जोर दिया। देखिए उसके बाद जो है राष्ट्रीय समिति ने वहाँ के जो पिछड़े क्षेत्रों के जो विकास है उनका क्या किया, उनकी समीक्षा की। उनका जो प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम है, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो मुख्यतः किस पर है, कृषि या फिर उससे संबंधित सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है। तो उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण संतुलन पुनः स्थापन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको विशेष बल दिया गया इसमें। और फिर देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए क्या है, बाध्य है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगती है तो जो कृषि के लिए जो भूमि होती है वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो ये क्या है, जैसे सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हो गए, जिससे कि क्या है, पारिस्थितिकी निम्नीकरण होने लगा। तो ये क्या है, असंतुलन होने लगता है। अतः सूखा संभावित क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता, इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर संभावित जल संभार विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। जैसे क्या है, वो जगह जो है सूखा संभावी है तो वहाँ पे क्या है, वैकल्पिक रोजगार के अवसर जो है उनको पैदा करना जो है वो आवश्यक हो गया। तो इन क्षेत्रों में क्या है, इन्होंने विकास करने के लिए अलग अलग जो रणनीतियाँ होती है उन पर उन्होंने ध्यान दिया, उनको बनाया। और जो संभर विकास, जो जल संभर होता है, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, कार्यक्रम को अपनाना शामिल किया। फिर क्या है, सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जो ये जो सूखा संभावित क्षेत्र है उनके विकास में उन्होंने जो रणनीति की थी, तो उन रणनीति में जो है जल, मिट्टी, पौधों, फिर मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच में जो है पारिस्थितिकी संतुलन जो कि बना रहे और पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो ये सब जो है इसके अंदर आता है सूखा संभावित क्षेत्र में। केस अध्ययन, केस स्टडी, इसमें देखिए वैसे क्षेत्रों के जो है अध्ययन किए गए थे, केस स्टडी किए गए थे, जिसमें कि हम इस चैप्टर में 2 के बारे पढ़ेंगे। जैसे पहला है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम और दूसरा रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें देखिए ये जो केस अध्ययन जो पहला वाला है जो कि भरमौर क्षेत्र के लिए हुआ था, जो कि समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम हुआ था। इसमें देखिए ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले की 2 तहसीलों, मतलब एक है भरमौर और दूसरा है होली, इनमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये दोनों शामिल हैं। और ये जो है 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। ये जो है 1975 से ही क्या है, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। ये जो जनजाति पाई जाती है वहाँ पे उसे गद्दी कहा जाता है।
और गद्दी समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो है हिमाचल क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है। वहाँ पे जो अधिकतर जो जनजातीय लोग रहते हैं वो क्या है, गद्दी है। मतलब वो उनका नाम वैसा पड़ा है, वहाँ के जो जनजातीय है तो उनकी जो है एक अलग पहचान है वहाँ पे। और वो लोग जो है वो वहाँ की उनकी विशेषता है कि वो ऋतु प्रवास करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है वो पहाड़ियों के क्षेत्र में चले जाते हैं ऊंचे स्थान पर, और जैसे ही ठंड पड़ने लगती है फिर अपने जो भेड़ बकरी जिन्हें वो चराते हैं उन्हें लेके वो फिर से क्या करते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसे ही ऋतु प्रवास करना कहते हैं। और यहाँ की जो भाषा है, जो गद्दी लोग जो है वो लोग गद्याली भाषा में बात करते हैं। और ये जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, कठोर है। वो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण ये जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है, हमेशा ठंड जो है वो हमेशा रहती है। तो अधिक ठंडे के दिनों में जो टेम्परेचर होता है वो और ही मतलब कम होता है, वहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है। तो जिस कारण क्या है, वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो क्या है, कठोर है। और आधारभूत संसाधन भी क्या है वहाँ पे कम है। और यहाँ वहाँ का जो पर्यावरण है वो भी भंगुर है। एवं देखिए इन कारकों से, मतलब इन फैक्टर्स के कारण ही क्या है, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है और जो समाज है उसको ये लोग क्या करते हैं, इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। हिमाचल प्रदेश जो है पूरा, अगर हम अपने ये में देखें तो वो एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहाँ की जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वो क्या है, पिछड़ा हुआ इलाका है। तो ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो ये जो गद्दी जनजाति होते हैं उनकी जो भौगोलिक और आर्थिक अलगाव, इनको भी इन्होंने अनुभव किया है। और सामाजिक आर्थिक विकास से भी ये वंचित रही है। देखिए ये जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जो विकास की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, वो 1970 के दशक में ही शुरू हो गई थी। बट ये जो गद्दी लोग हैं उनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था उसी समय। फिर देखिए 1974 में जो है पंचवर्षीय योजना जो थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत जनजातीय जो है वो उप योजना प्रारंभ हुई। और भरमौर के जो हिमाचल प्रदेश में, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो भरमौर है जिला, वो क्या है, 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला उस क्षेत्र को। मतलब ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। और इस क्षेत्र में जो है विकास योजना का उद्देश्य जो था, वो जो गद्दी लोग हैं, जो जनजाति हैं, तो उनको क्या है, गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के जो स्तर में अंतर को कम करना था। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो अन्य जिले हैं या फिर जो अन्य क्षेत्र हैं वो, और जो भरमौर क्षेत्र है जो जिला है, उनमें क्या करना, उसका जो अंतर है, उनमें जो विकास में जो विकास का जो स्तर है उसमें क्या है, अंतर है, उसे कम करना था। और वहाँ पे उनको क्या करना था, भरमौर जिला को वहाँ पे उनका जो जीवन को है उसको, उनका जीवन स्तर को भी सुधार करना था। और इस योजना के अंतर्गत जो है परिवहन तथा संचार, कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, या फिर सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक जो है प्राथमिकता दी गई थी। और इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो विद्यालयों, स्कूलों जैसे कि, या फिर जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना का विकास है। इस योजना का जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है इन्हीं क्षेत्रों पर रहा। फिर देखिए दूसरा केस स्टडी जो था, केस अध्ययन, वो था इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया जिसको कहा जाता है। देखिए ये जो नहर है ये क्या था, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जो है कैनल मतलब बनाया गया था, मतलब बड़ी नहर तंत्रों में से एक है। और ये 1948 में कंवर सेन द्वारा ही संकल्पित यह नहर परियोजना जो है वो 31 मार्च में, जो कि 1958 को प्रारंभ हुई थी। और यह नहर जो है ये पंजाब के हरीके बांध से निकलती है। ये जो नहर थी वो क्या है, पंजाब के हरीके बांध से निकलती है, और जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है थार का, वहाँ पे पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। ये जो नहर है वो क्या है, पंजाब के हरीके बांध से निकलती है, फिर राजस्थान के जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, वहाँ से फिर पाकिस्तानी सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर के औसत दूरी पर यह बहती है। और इस नहर तंत्र की जो कुल नियोजित लंबाई है वो 9060 किलोमीटर है। और यह जो है ये 19.6
3 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में जो है वैसे मतलब क्षेत्र जो कृषि योग्य क्षेत्र है वहाँ पे क्या है सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। और ये कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर क्षेत्रों तंत्रों और शेष क्षेत्र जो है वो क्या है लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा टोटल कमांड एरिया जो है वहाँ पे क्या है 70% जो है वो क्षेत्र क्या है वो प्रवाह नहर जो कि खुद अपने से जो प्रवाह हो रही है वैसे नहर तंत्रों के द्वारा होगा और मतलब वैसे है, और जो शेष जो बच गया वो लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। और ये जो इंदिरा गांधी कैनल का जो निर्माण है, ये जो नहर का जब निर्माण किया गया वो 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहला चरण जो था वो वैसे कमान क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जैसे कि गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो जिले हैं या फिर उसके जो उत्तरी भाग है वहाँ पे पड़ता है। और इस चरण के जो कमान क्षेत्र का जो भूतल है, जो भूभाग है वहाँ का, वो क्या है थोड़ा सा ऊबड़-खाबड़ है, मतलब समतल नहीं है। और इसका जो कृषि योग्य कमान क्षेत्र है वो 5.53 लाख हेक्टेयर है। और जो दूसरा चरण जो था वैसा कमान क्षेत्र उसके अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले में 14.10 लाख हेक्टेयर जो है कृषि भूमि, जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पे फैला हुआ है। और इसमें जो है स्थानांतरित बालू के टिब्बे भी जो है जो मरुस्थल में जो है वो भी सम्मिलित है यहाँ पे। और वहाँ पे वैसे मरुस्थल वहाँ पे जहाँ पर है वहाँ पे जो बालू के जो टिब्बे मिल रहे हैं वहाँ पे क्या होता है ना कि जो गर्मी का जो सीजन होता है जब ग्रीष्म ऋतु पड़ता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री जो है वहाँ तक मतलब सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के पार भी कभी कभी चले जाता है। और ये जो है इंदिरा गांधी नहर तंत्र जो है ये सभी क्या है लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे में है। ये जो नहर है, नहर का जो बायां किनारा है वो सारे क्या है लिफ्ट नहरें हैं और मतलब उसके किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर जो है वो क्या है दाएं ओर से, दाएं किनारे से, मतलब वो प्रवाह प्रणाली के द्वारा वहां से नहर जो है वो निकल रही है। सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि ये जो सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये हमें क्यों आवश्यकता है, इसकी जो आवश्यकता है वो हमें क्यों पड़ी कि हम इसे सतत पोषणीय विकास जो हमें करना पड़ रहा है। जैसे देखिए सतत पोषणीय विकास के बारे में तो हम लोग पढ़े ही, उसका अर्थ क्या है कि हम वर्तमान में इस तरह से अपने आवश्यकताओं को पूरा करें कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो भविष्य के जो लोग हैं उनके लिए भी जो संसाधन है वो सुरक्षित रहे, वो भी उसका प्रयोग कर सके। पर अभी क्या है जो मानव है वो अपने भौतिकवादी या जो सुख सुविधा के लिए जो पर्यावरण में क्या कर रहा है उसको हानि पहुंचा रहा है, उसके संसाधनों का इतना उपयोग कर रहा है कि धीरे धीरे करके क्या है जैसे 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 जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं जैसे वनों को काट रहे हैं, अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए पर्यावरण में पूरी तरह से वो क्या है उसका क्षरण कर रहे हैं। तो इससे क्या है पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। देखिए संसाधनों का जो अंधाधुन दोहन से निकट भविष्य में मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तो भविष्य में क्या है जो ये जो हमारे लिए ये खतरा ही है एक तरफ से, तो खतरा उत्पन्न हो गया। तो इससे क्या है कि मानव विकास को जो है विकास का जो आधार उन्होंने मानकर मतलब वो पर्यावरण के साथ क्या है अन्याय कर रहा है, जिसका परिणाम जो है आज हमारे सामने है। हमारे साथ जो हमें जो दिख रहा है जो असंतुलित मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह से क्या है असंतुलित हो रहा है। तो ये जो है अनबैलेंस होगा तो हमें क्या है हमें ही दिक्कत होगी भविष्य में। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको संतुलित बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम सतत पोषित मतलब समपोषित उपयोग करना चाहिए। हमें जो संसाधन है उनको हम क्या करेंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा हम अगर इस दृष्टि से देखें कि हम वैसा प्रयोग करें कि जो आने वाले जो पीढ़ी है भविष्य में वो भी क्या कर सके, उनका उपयोग कर सके। तो इस तरह से हमें ध्यान रख के इनकी मतलब इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए जो है सतत पोषणीय विकास की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो हमें जो है संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करना है कि जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो ना बिगड़े। तो ये जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या है इसको संपोषित उपयोग करना होगा संसाधनों का। और अभी हम पढ़ेंगे कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, वैसे उपाय जो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में जो है अनेक आपत्तियां उठाई गई थी कि इससे क्या है जो पर्यावरण की जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है भौतिक पर्यावरण का जो है ह्रास हुआ था। मतलब इसमें बहुत ही
पर्यावरण को जो भौतिक पर्यावरण है उसका निम्नीकरण हुआ था। इसमें क्या है, जो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो ये थी वो पारिस्थितिकी पोषणता पर प्रश्न उठा रहे हैं सभी। और पिछले जो 4 दशक है इसमें क्या है, यहाँ के जो क्षेत्र में जो विकास हुआ है, विकास तो हुआ है लेकिन इससे क्या है पर्यावरण को भी हासिल हुआ है। तो इस कारण क्या है कि कुछ ये वैसे क्षेत्र हैं जो मतलब इस नहर के कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास हेतु कुछ उपाय भी जो है वो सुझाए गए हैं। जैसे कि देखिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। यहाँ पे जो जल प्रबंधन नीति है उसको क्या करना, वाटर मैनेजमेंट की जो नीति उनको क्या करना, कठोरता से क्रियान्वयन करना। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस नहर परियोजना के चरण 1 में जो मकान क्षेत्र मतलब जो वैसे क्षेत्र आ रहे हैं तो उसमें फसल रक्षण सिंचाई, और चरण 2 में जो है वो फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसको सिंचाई के लिए इसका बनाया गया था ये परियोजना को। तो ये जो सिंचाई है वो पहला चरण क्या था, वैसे मकान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई का था। और जो चरण 2 था उसमें क्या था, फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। फिर दूसरा सुझाव में देखिए, इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। वहाँ पे जो अधिक जल लगने वाला है मतलब जो अधिक जल जिसको चाहिए वैसे फसलों को नहीं बोना चाहिए, वहाँ पे नहीं बोना है। जबकि इसका पालन करते हुए किसानों को बागाती कृषि के अंतर्गत वो क्या करेंगे, वहाँ पे बागाती कृषि करेंगे जिसके अंतर्गत वो खट्टे फलों की खेती करेंगे, जैसे अंगूर हो गया, फिर अन्य प्रकार के जो खट्टे फल हैं उनकी खेती करने के लिए मतलब कहा गया, सुझाव दिया गया। फिर तीसरा है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे नालों को पक्का करना, जो नाले हैं उनको क्या करना, वो कच्चे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और बारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। ये जो है बहता हुआ जो जल है उसके उस क्षेत्र में जो उस मार्ग में उसका क्षति ना हो वो कम हो सके, इसके लिए क्या है बारबंदी की पद्धति को भी प्रभावी रूप से उसको प्रयोग करना चाहिए, क्रियान्वित किया जाना चाहिए। फिर देखिए नंबर 4 में, इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, जो जलाक्रांत और जो लवण से प्रभावित जो वैसे क्षेत्र होंगे, वैसे जगह जो लवण से प्रभावित होंगे वैसे भूमि उनका फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा। और फिर 5वें में देखिए वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास। वैसे क्षेत्र में वनीकरण, वृक्षों को लगाया जाएगा, उनका मेखला का निर्माण किया जाएगा, ऊपर से चारागाह का भी विकास किया जाएगा। और इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। और वैसे क्षेत्र जो कि चरण 2 के अंदर आ रहे हैं वैसे, तो वहाँ पे क्या है परितंत्र विकास के लिए ये अति आवश्यक है। तो ये 5 जो है ये सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय थे। पाठ 1 नज़र में, इसमें चैप्टर से कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और आगे जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन से दिए हुए हैं, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। थैंक यू।